हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन न्यूज प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो भारत और इसके पड़ोसी संबंध दोनों ही भारत के लिए महत्वपूर्ण है। भारत की अपनी दशाएं और उसके पड़ोस में जो भी स्थितियां बन रही हैं उन सभी पर नजर रखना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। तो भारत का इसी तरह का एक पड़ोसी देश है श्रीलंका, जिसमें इन दिनों कुछ उथल पुथल सी देखने को मिल रही है। वहां पर राजनीतिक और आर्थिक जो संकट है वो और गहरा होता जा रहा है। और ये जो संकट है ये दरअसल राजनीति प्रेरित भी कह सकते हैं, और राजनीति का प्रभाव आर्थिक स्थितियों पर और अब फिर से आर्थिक स्थितियों का प्रभाव राजनीति पर पड़ता हुआ दिख रहा है। तो आज इस डिस्कशन में हम इस पूरे क्राइसिस पर चर्चा करेंगे और इस क्राइसिस के दौरान भारत का स्टैंड क्या हो सकता है, खासकर अपने पड़ोसियों के लिए, और भारत की स्थिरता के साथ साथ उनकी भी स्थिरता के लिए हम क्या कदम उठाते हैं, इसको देखेंगे। आज का जो टॉपिक है वह है श्रीलंका का आर्थिक संकट और भारत की मदद। इसके अलावा इस पूरे संकट के बीच में एक और देश का नाम हम लिए बिना इस टॉपिक को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो है चीन। तो चीन पर भी बात करेंगे कि चीन का क्या स्टैंड है और चीन के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता और भारत के द्वारा दी गई आर्थिक सहायता किस तरह से श्रीलंका को मदद दे पा रही है। तो जो न्यूज है वह है श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस, प्रेसिडेंट इंटरवेन्स, अर्जेस ऑल पॉलिटिकल पार्टीज टू कम टुगेदर। तो जो भी आर्थिक संकट आया है, आर्थिक संकट की वजह से राजनीतिक संकट शुरू हुआ है, और जो वहां के राष्ट्रपति हैं गोटाबाया राजपक्षे जी, उन्होंने इस समय जो उनका मंत्रिमंडल है उससे कई सारे जो मंत्री हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। तो इसके चलते उन्होंने सभी पार्टी के जो सभी पार्टी मौजूद हैं, सभी दल मौजूद हैं, तो उनके नेताओं को बुलाया है और मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया है उन्हें। तो न्यूज कुछ इसी तरह से है। न्यूज के बाद हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चर्चा होगी वह होगी श्रीलंका की वर्तमान स्थिति पर, और स्थिति यानी वर्तमान स्थिति को जानने के बाद ये जानना और जरूरी होगा कि इस वर्तमान स्थिति तक ये पहुंचे कैसे, यानी इसके कारण क्या रहे। उसके बाद चीन की स्थिति और भारत द्वारा दी गई सहायता को देखेंगे, एक निष्कर्ष के तौर पर समझेंगे आगे क्या किया जाना चाहिए, और एक सवाल रहेगा जिसे आप मेंस के स्तर पर लिखने का अभ्यास करेंगे। यह विषय अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड और भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध दोनों से ही जुड़ता है, यानी कि जीएस पेपर 2 के अंतर्गत हम इसे जोड़ करके चलेंगे। पहले समझते हैं कि श्रीलंका की वर्तमान स्थिति क्या है। कोई भी देश होगा, किसी भी देश को जो सबसे महत्वपूर्ण वहां की जरूरत होगी आर्थिक गतिविधियों को चलाने के लिए वो है ईंधन, भोजन, हेल्थ और जो उनके एसेंशियल्स कमोडिटीज होती हैं, यानी कि अति आवश्यक वस्तुएं जो जीवित रहने के लिए उपयोगी मानी जाएंगी, उनकी कमी इस देश में हो रही है। और किसी भी देश को आर्थिक रूप से सर्वाइव करने के लिए इन चीजों की आवश्यकता होती है। किसकी किसकी? ईंधन, भोजन और दवाएं। हम केवल कुछ का ही नाम ले रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण, ठीक। अब ये जो शुरुआत हुई इस पूरी कहानी के भी इसको देखेंगे। अभी की स्थिति क्या है वहां का, जो सबसे पहले शुरू करेंगे हम कि जो विदेशी मुद्रा है श्रीलंका में मौजूद, जिसे हम फॉरेन रिजर्व कहते हैं, तो विदेशी मुद्रा की वहां पर हो गई है कमी। तो इस समय लगभग 2.31 बिलियन डॉलर के आसपास ये रिजर्व बाकी बचा हुआ है। अब हमने इससे कहानी क्यों शुरू की कि विदेशी मुद्रा की भारी कमी हो गई है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कमी हो जाने के चलते जो ये लोग आयात करते थे ईंधन का, खासकर कच्चे तेल का, पेट्रोलियम का, डीजल का, तो ये आयात करने में ये सक्षम नहीं रह पाएंगे या फिर अब नहीं सक्षम हो पा रहे हैं। और क्योंकि जो आयात करना है उसके लिए इनको क्या देना है? विदेशी मुद्रा। अब विदेशी मुद्रा नहीं है इनके पास, यहाँ से कहानी शुरू हो रही है। और विदेशी मुद्रा नहीं है, ईंधन का संकट है, पावर का संकट है, और इसी वजह से बिजली की कटौती भी काफी लंबे समय से बनी हुई है। इसके अलावा जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी भी कमी है, और महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। यानी लोगों के पास एक तो वस्तुओं की शॉर्टेजेस हो पड़ी है कि चीजें मिल ही नहीं रही बाजार में, लोग लंबे समय से दुकानों में लंबी लंबी कतारें लगाए खड़े हुए हैं। इसके अलावा जो चीजें हैं चूंकि कमी हो गई है, कमी यानी सप्लाई कम है, दूसरी चीज डिमांड ज्यादा है, इस वजह से उनकी कीमतें भी बढ़ रही हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा किए गए कुछ जो मौद्रिक उपाय थे वे भी इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वे हम कारण में डिस्कस करेंगे। तो जब ऐसी स्थितियां किसी देश में बनेंगी तो जनता का आक्रोश जाहिर सी बात है कि सरकार के खिलाफ ही होगा। तो बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, राष्ट्रपति जी के घरों पर हमले जैसी स्थितियां बनने लगी। तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि आपातकाल और कर्फ्यू लागू कर दिया कि लोग सड़कों पर ना आएं और इस तरह की जो स्थितियां हैं इनको कुछ काबू में लाया जा सके। लेकिन वही कि जब क्राइसिस इतना ज़्यादा बढ़ेगा
तो आपातकाल लगाने के बाद या कर्फ्यू लगाने के बाद भी स्थितियां नहीं संभलेंगी, जिसके बाद सरकार को, कुछ मंत्रियों को, यानी खासकर कह सकते हैं सरकार को पीछे झुकना पड़ा और कई कैबिनेट मंत्रियों ने यहाँ पर इस्तीफा दे दिया। बीच में एक स्थिति और बनी कि सोशल मीडिया जो साइट्स हैं उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अब जाकर के प्रतिबंधों को हटाया गया है और जो विपक्षी दल हैं उनकी प्रमुख मांगे हैं उन सभी को आमंत्रित किया गया है कि वे आकर के सरकार में शामिल हों और जो भी आर्थिक नीतियां खराब हो रही हैं उन आर्थिक नीतियों को सुधारने में, नई दिशा में सरकार के कार्यों को करने में मदद करें और सभी मिलजुल करके इस आर्थिक संकट से निकलने का प्रयास करें। ठीक, तो ये हुई स्थिति की बात। श्रीलंका को एक बार मैप में देख लें तो ये श्रीलंका का नक्शा है और यहाँ पर भारत का रामेश्वरम मौजूद है, यहाँ से जुड़ता है मन्नार की खाड़ी के पास से। ठीक, और ये श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो जो कि तट पर स्थित है, और श्री जयवर्धने पुराकोट्टे जो कि श्रीलंका की विधायी राजधानी है वो भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा कुछ इस तरह की लाइंस दुकानों पर आप देख सकते हैं जो कि लोग खड़े हुए हैं सड़कों पर और लाइन लगा करके अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। इन सब चीजों का कारण क्या था? कारण से शुरू करें। अब सबसे पहला कारण जो बताया गया वह बताया गया कि सरकारों द्वारा जो आर्थिक स्थितियां हैं उनका इकोनॉमिक मैनेजमेंट बहुत खराब रहा। ना कि इस सरकार का बल्कि पहले भी जो सरकारें चली आ रही थी वे लगातार कर्ज लेती जा रही थी और जो राष्ट्रीय स्तर पर जो उत्पादकता है उस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, यानी पूरा इकोनॉमिकल मैनेजमेंट ही यहाँ पर खराब था, ऐसा बताया गया। 2019 में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक पत्र जारी करके कुछ बात कही थी श्रीलंका की इकोनॉमी को लेकर के। इन्होंने कहा था कि श्रीलंका एक क्लासिक ट्विन डेफिसिट वाली अर्थव्यवस्था है, यानी आदर्श कह सकते हैं जुड़वा घाटे वाली अर्थव्यवस्था है। क्यों ऐसा कहा, इस पर बात करते हैं। जुड़वा घाटे का मतलब यहाँ पर उन्होंने निकाला कि जुड़वा घाटे से अर्थ हुआ कि किसी देश के अंतर्गत चालू खाता घाटा यानी करंट अकाउंट डेफिसिट प्लस राजकोषीय घाटा दोनों की ही स्थितियां बन गई हैं एक बहुत ही कम समय में। तो एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पर चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों ही साथ में जुड़ जाते हैं तो दोनों का ही नकारात्मक प्रभाव एक दूसरे के साथ जुड़ करके आर्थिक संकट का कारण बनता है। चालू खाता घाटा क्या होता है आप सब जानते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी देश का जब वस्तुओं और सेवाओं का आयात उस देश के द्वारा किए जाने वाले वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात से ज्यादा हो जाता है तब हम कहते हैं कि उस देश का जो व्यापार संतुलन है वह घाटे का है और उसका चालू खाता घाटा बढ़ रहा है। तो इनका जो आयात था वो बढ़ रहा था और निर्यात लगातार उतना नहीं बढ़ रहा था या फिर कम था। दूसरा जो राजकोषीय घाटा है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कि बजट की कमी, यानी कि आपके हम एक आसान एग्जांपल से समझते हैं कि किसी देश की अगर हम राष्ट्रीय आय को या फिर किसी देश की राष्ट्रीय आय उसके राष्ट्रीय व्यय से कम हो जाए, यानी सरकार जितना खर्च करना चाह रही है उसके पास उतनी आय ही नहीं है, जितना हमारे पास बजट है खर्च करने के लिए हमारे पास उतनी इनकम ही नहीं आ रही है, तो हमारे पास पहली बात पैसे भी कम है। दूसरी चीज जो हम एक्सपोर्ट करके पैसे प्राप्त कर सकते थे, राजस्व जुटा सकते थे, वो भी नहीं आ रहा। दो दिक्कत ये हो गई यहाँ पर, यानी कि ट्विन डेफिसिट वाली। उसके अलावा इन्होंने क्या किया था कि चुनाव के टाइम पे 2019 में करों में छूट देने की बात कर दी थी। तो कोविड-19 के पहले ऐसी बात जब हुई, करों में छूट दी गई, तो कोविड-19 की जब स्थितियां बनी उसके बाद से समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई और कई सारे इलाकों की अर्थव्यवस्था लगभग धराशायी हो गई और जो टैक्सेस इनको मिलने थे, जो रेवेन्यू आना था जिसकी मदद से ये अन्य कार्यों को बढ़ावा दे पाते, इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली योजनाएं ला पाते, वो भी ये नहीं ला सके क्योंकि इनके पास इतना पैसा ही नहीं आ रहा था। जब ये स्थितियां बनी, इसी का एक और इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने क्या किया कि श्रीलंका की कई जगहों पर रेटिंग को घटाना शुरू कर दिया। पूरा एक इम्पैक्ट है, पूरी साइकिल है, एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, खासकर आर्थिक गतिविधियों की, आप जानते हैं। तो जब इकोनॉमिक क्रेडिट रेटिंग इनकी गिरनी शुरू हो गई तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो पूंजी का निवेश है जो इनको मिलता था, तो अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार से बाहर हो गए और इन्वेस्टमेंट आनी यहाँ पर कम हो गई और कम से कमतर होती चली गई। अब जब निवेश नहीं आ रहा था तो इनके पास विदेशी मुद्रा एक तो निर्यात के जरिए एकत्रित की जा सकती थी, दूसरा निवेश के जरिए, तो निवेश के जरिए भी मुद्रा मिलनी इनको बंद हो गई। इसके बाद इन्होंने एक और गलत निर्णय उठाया 2021 में, इन्होंने सभी रासायनिक उर्वरकों पर प्रतिबंध लगा दिया, सभी फर्टिलाइजर्स पर। हालांकि बाद में इनको इस अपने कदम को रिवर्स करना पड़ा, लेकिन उस दौरान तक काफी ज्यादा संकट आ चुका था। इसका सबसे बड़ा प्रभाव पड़ा कृषि क्षेत्र पर और खासकर जो
चावल का उत्पादन है उसमें काफी ज्यादा गिरावट आ गई, और जो इन्होंने कर्ज ले रखे थे दूसरे देशों से, वो कर्ज लगातार भरने का बोझ इनके ऊपर बना ही रहा, और उस कर्ज को भरते भरते इनका जो मुद्रा भंडार था, विदेशी मुद्रा भंडार, वो भी खत्म लगभग होने वाला है। इसके अलावा इन्होंने क्या किया कि जो श्रीलंका की मुद्रा है उसका अवमूल्यन भी कर दिया। अवमूल्यन करने का मतलब हो गया कि उसकी जो डॉलर के सापेक्ष या अन्य विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष जो स्थिति थी वह भी काफी कम हो गई। तो अवमूल्यन करने का भी प्रभाव इनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा और महंगाई और ज्यादा बढ़ गई, आयात और महंगे हो गए। ठीक, भारत ने अब क्या किया इस पूरे क्राइसिस के दौरान? भारत की सहायता यहाँ पर काफी सराहनीय कही जाएगी। जैसे ही इन स्थितियों के सामने आने की बात होती है और श्रीलंका की तरफ से मदद की बात कही जाती है, तो भारत तुरंत आगे बढ़कर के, यानी फरवरी में ही भारत ने $500 मिलियन की क्रेडिट लाइन उनको उपलब्ध करा दी। क्रेडिट लाइन का मतलब होता है कि देश किसी दूसरे देश को ग्रांट नहीं या फिर अनुदान नहीं दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपको ऋण एक उपलब्ध कराया जा रहा है वो आपको भरना होगा, लेकिन ये एक ऐसा ऋण होता है जो विकासशील देशों को दिया जाता है और बहुत ही सस्ते या फिर बहुत ही सॉफ्ट तरीके से दिया जाता है कि आप आसानी से भर दीजिएगा उसको। इसके तहत जो भी निर्यात होता है, जैसे भारत ने अगर इनको लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है तो भारत की तरफ से जो वस्तुओं का निर्यात है या सेवाओं का निर्यात है वो और आसानी से होगा। यानी कि मान लीजिए कि इनको 100 रुपए का भारत ने इनको निर्यात किया, तो वहां से ये लगभग उसका 25% ही पे करेंगे और 75% भारत बाद में इसको लेगा। ठीक, तो इस तरह से सॉफ्ट लोन इनको मिल गया। तो इसकी ही चलते इनको लगभग 1,50,000 टन से अधिक के जेट विमानन ईंधन, डीजल और पेट्रोल भारत की तरफ से भेजी गई हैं। लगभग 4 खेप वहां पर पहुंचने वाली हैं। इसके अलावा भोजन, दवा और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसके लिए $1 बिलियन की जो लाइन ऑफ क्रेडिट है भारत ने वो भी दी है इनको। $400 मिलियन का करेंसी स्वैप किया गया है दोनों देशों के बीच में, और श्रीलंका का जो सेंट्रल बैंक है उसको भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कुछ जो बकाया है वह भुगतान करना था, तो उसको भी अभी के लिए टाल दिया गया है। तो भारत की तरफ से ये एक तरह से काफी बड़ी मदद कही जा सकती है इस समय जब उनके पास भोजन और राशन मौजूद नहीं है, ईंधन मौजूद नहीं है। तब चीन भी इसमें पीछे नहीं रहेगा। चीन की भी स्थितियां देखें। चीन ने भी $1.5 बिलियन का करेंसी स्वैप किया हुआ है। सरकार को $1.3 बिलियन का सिंडिकेट ऋण उपलब्ध कराया है। सिंडिकेट ऋण का मतलब हुआ कि अलग अलग कई सारे वित्तीय संस्थान मिलकर के किसी एक व्यक्ति को ऋण देंगे। तो इसी तरह से श्रीलंका की सरकार को ये सिंडिकेट ऋण दिया गया है। इसके अलावा चीन ने और भी प्लान किया है कि लगभग $1.5 बिलियन की ऋण सुविधा और $1 बिलियन तक का अलग ऋण देने पर चीन विचार कर रहा है कि ऐसा देगा। तो चूंकि जब भारत ने ऐसी सहायता उपलब्ध कराई है, ऐसे में चीन ने भी कराई है, लेकिन चीन का मॉडल थोड़ा सा भारत से अलग रहा है हमेशा से ही। इसको हम थोड़ा सा ही डिस्कस करके आगे बढ़ेंगे। ये दरअसल सीधे सीधे हम लिंक कर सकते हैं BRI इनिशिएटिव प्रोजेक्ट से, जो कि चीन का एक बड़ा प्रोजेक्ट माना जाता है। इसमें आपको सिल्क रूट दिखाए गए हैं। ये कुछ पुराने सिल्क रूट हैं और यहाँ पर जो डार्क है वे नए सिल्क रूट हैं। तो चीन का जो यहाँ पर ट्रेड था श्रीलंका के अंतर्गत, चीन ने श्रीलंका का एक बंदरगाह भी विकसित किया है, हम्बनटोटा। चीन की दरअसल पॉलिसी रहती है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट वो अन्य देशों में विकसित करेगा तो उनसे बहुत ज्यादा मात्रा में ब्याज वसूलेगा, और यही ब्याज जो चीन ने श्रीलंका के ऊपर लगाया था और श्रीलंका से वसूल कर रहा था, जो एक बड़ा क्राइसिस का कारण बना श्रीलंका के लिए। इसके अलावा एक फैक्ट बताता है कि दक्षिण एशिया में चीन का जो कर्ज है वो कुछ समय पहले $4.7 बिलियन था, जो कि अब बढ़ करके $40 बिलियन तक पहुंच गया है। तो उच्च ब्याज लेना, ब्याज दरें बहुत ज्यादा बढ़ा करके लेना चीन का काम है, और यही वजह है कि अन्य छोटे छोटे जो देश हैं वे इसकी चपेट में आ जाते हैं और उनकी जो इकोनॉमी है वो अपने आप में धराशायी होने लगती है। अब हमारे लिए सवाल है कि आगे की राह क्या हो। तो भारत द्वारा संबंध बेहतर करने का एक मौका है श्रीलंका के साथ। जो भी संबंध अगर बेहतर नहीं है, कुछ लोगों को समस्या है, तो भारत अपनी एक सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकता है, लोगों के जो दिलो दिमाग है उसमें अपना कॉर्नर बना सकता है, एक अच्छी छवि पेश कर सकता है। इसके अलावा भारत ने वहां पर जो निवेश किया है या फिर जो करना चाहता है उसकी सुरक्षा के लिहाज से भी भारत द्वारा श्रीलंका की मदद करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा एक और जो काउंटर हम आर्गुमेंट दे सकते हैं वो है कि चीन के प्रभाव को रोकना भी भारत के लिए बहुत जरूरी होगा, खासकर उन सटे हुए देशों से जो एकदम भारत के करीबी हैं, और हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को रोकना भारत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा जो आसपास के भारतीय तट हैं वहां पर भी
अगर श्रीलंका जैसी स्थितियां बनी रहीं तो जो और नजदीक के देश हैं उनसे पलायन होगा और भारत में प्रवासियों का संकट भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका पड़ोसी देश किसी भी तरह की आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है, राजनीतिक संकट से गुजर रहा है, तो ये स्थितियां उस देश के आने वाले समय में और खराब स्थिति में उसको पहुंचा सकती हैं, जो कारण बनेगा गरीबी का, भुखमरी का, बेरोजगारी का, और जो एक और कारण बनेगा लगातार बढ़ती उपद्रवी घटनाओं का, हिंसाओं का और फिर आतंकवाद का। तो इस चीज से भी बचना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा कि ऐसी कोई भी उपद्रवी गतिविधियां ना हो पाए, खासकर इस तरह के क्राइसिस के चलते उस देश को हम स्टेबिलिटी दे सकें। इसका एक एग्जांपल हम अफगानिस्तान में देख सकते हैं कि अफगानिस्तान में जब एक स्थिर सरकार नहीं हो पाई और लोगों द्वारा उस तरह से अपनी इकोनॉमी को बूस्ट नहीं किया जा सका, तो उसका क्राइसिस हमें किस तरह से देखने को मिला। ठीक, तो ये एक एग्जांपल हम यहाँ पर सेट कर सकते हैं। इसलिए श्रीलंका का स्टेबल होना और मजबूत होना भारत के लिए बहुत जरूरी है, भारत के पड़ोसी संबंधों के लिहाज से बहुत जरूरी है। तो इस हिसाब से आप इस पूरे टॉपिक को समझेंगे। सवाल क्या बनता है आज? सवाल देखें। भारत का पड़ोसी देश श्रीलंका इस समय राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है। उन कारणों की पड़ताल कीजिए जो श्रीलंका की इस स्थिति के लिए जिम्मेदार माने जा सकते हैं। भारत द्वारा इस संकट से उबरने में क्या सहायता दी जा सकती है, चर्चा कीजिए। 250 शब्दों में इसको आपको लिखना है। तो आपको बताना है कि भारत का पड़ोसी देश इस समय राजनीतिक और आर्थिक संकट से गुजर रहा है, श्रीलंका की बात करिए, और उन कारणों को आपको गिनवाना होगा यहाँ पर जिसकी वजह से यह स्थिति बनी है, और भारत द्वारा इस स्थिति से, इस संकट से उबरने के लिए क्या सहायता दी जा रही है, शॉर्ट में बता दीजिएगा कि क्यों दी जा रही है। ठीक, तो इस प्रश्न को फ्रेम करने का आप अभ्यास कीजिए। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए, शुक्रिया।